Hello students, and today you will learn about figures of speech. देखिए figures of speech को हम क्या कहते हैं? अलंकार. Figures of speech को क्या कहते हैं? हम अलंकार कहते हैं. और ये figures of speech जो होती है वैसे कई टाइप्स की होती हैं, लेकिन अपने जो यूपी बोर्ड फर्स्ट ईयर इंटर की क्लासेस रहती हैं उनके अंतर्गत 7 टाइप्स फिगर्स ऑफ स्पीच होती हैं. तो 7 टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में आज आप जानोगे. तो जिसमें कि पहले आप नंबरिंग समझ लीजिए, जिसमें कि नंबर 1 है आपकी सिम्बली, नंबर 2 है मेटाफर, नंबर 3 पर्सोनिफिकेशन, नंबर 4 एपस्ट्रॉफी एंड नंबर 5 हाइपरबोल, नंबर 6 ऑक्सीमोरन एंड नंबर 7 ओनोमोटोफोइया. इस तरीके से ये फिगर्स ऑफ स्पीच हैं. इनको हम आगे पीछे भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम एक के बाद एक ही बोलेंगे. तो ये आपकी 7 टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जिनके बारे में आज आप जानोगे. फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होती हैं, इनकी डेफिनेशंस के बारे में जानोगे. तो चलते हैं हम लोग. सबसे पहले फिगर्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या होती है इसको आज जानेंगे. ठीक. A figure of speech is a departure from the ordinary form of expression or the ordinary course of ideas in order to produce a greater effect. यानी कि figures of speech में अगर हम अलंकार का प्रयोग यानी कि figure of speech का प्रयोग करते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो वहाँ पर जो ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन होते हैं, हमारे भाव होते हैं, वो भी बदल जाते हैं. और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट. हमारे जो आइडियाज होते हैं उनको और भी अधिक प्रभावित दिखाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है. अब हम कैसे इसका प्रयोग करते हैं, कैसे पहचानेंगे हम किसी भी सेंटेंस में कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है. अब इसको आप जो आपने अभी टाइप्स सीखे थे उन टाइप्स को अलग अलग हम डिफाइन करते हैं. सबसे पहले आपकी जो स्पीच रहती है सीक्वेंस में आपको कहीं भी मिलेगी, उसका सीक्वेंस आप फिर से नोट कर सकते हो. नंबर 1 सिम्बली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल और ओनोमोटोफोइया. देखिए नंबर फर्स्ट जो रहती है वो रहती है सिम्बली. सिम्बली मीन्स होता है उपमा अलंकार. क्लियर है? सिम्बली मीन्स क्या रहता है? उपमा अलंकार. अब किसे कहते हैं सिम्बली, कैसे पहचानोगे? सबसे बड़ी बात तो इसकी डेफिनेशन क्या रहती है? In a simile, a comparison is made between two objects of different kinds which have, however, at least one point in common. यानी कि जो सिम्बली है, सिम्बली में क्या दिया जा रहा है? Between two objects, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में क्या की जाती है? इसमें तुलना की जाती है. Which have, however, at least one point in common, जिसमें तुलना का कम से कम एक बिंदु समान होता है. अब पहचानेंगे कैसे सिम्बली के लिए? उसके लिए मेन चीज है द सिम्बली इज यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय सच वर्ड्स एज लाइक, एज, सो. तो इसमें सच एज यानी कि ऐसे कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं. कैसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं? जैसे लाइक, एज और सो. ठीक. तो इस तरीके के कुछ वर्ड्स इसमें रहते हैं. एग्जाम्पल से समझ सकते हो इसको. जैसे एक एग्जाम्पल है नंबर 1, ओ माई लव इज लाइक अ रेड रोज. अब इसमें देखिए ओ माई लव, मेरा जो प्रेम है वो कैसा है? बिल्कुल लाल लाल गुलाब की तरह है. अब इसमें तरह के लिए कौन सा मेन वर्ड यूज किया है यहाँ पर? देखिए लाइक. क्या वर्ड है? लाइक. लाइक क्या है? सिम्बली है. ठीक. तरह तुलना की गई यहाँ पर.
तो यहाँ पर जब तुलना की जाती है तो समझ लीजिए वहां पर सिम्बली है, और सिम्बली के लिए मेन वर्ड्स एज लाइक सो का यूज सेंटेंस में किया जाता है। नेक्स्ट आपका नंबर है मेटाफर। सेकंड नंबर पर क्या रहता है? मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है रूपक अलंकार। क्या मतलब होता है मेटाफर का? रूपक अलंकार। देखिए अब इसकी डेफिनेशन क्या है? अ मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिम्बली। इन अ मेटाफर two things of different kinds are compared, but words of comparison like as, so are not used at all. इसमें क्या है? देखिए सिम्बली में क्या था? उसमें as like so का यूज किया जाता था, लेकिन इसमें as like so का यूज नहीं किया जाता है। बाद बाकी सभी चीज वही है। इसमें भी दो वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जाती है, लेकिन इसमें ये शब्द यूज नहीं किए जाते हैं। जैसे लव इज अ स्पाइस ऑफ लाइफ। लव इज अ स्पाइस ऑफ लाइफ। क्या है? प्रेम जीवन का मसाला है। यानी कि जीवन को क्या बोला गया है? यहाँ पर कंपेयर किया गया है चटपटे मसाले से। तो यहाँ पर तुलना तो की गई है, लेकिन किसकी तुलना की गई? प्रेम और जीवन की। यानी दो वस्तुएं क्या हुई यहाँ पर? प्रेम हुआ और जीवन हुआ। इसलिए यहाँ पर क्या है? मेटाफर है, लेकिन एज लाइक सो यूज नहीं है, इसलिए ये मेटाफर होगा। अगर एज लाइक सो होता तो ये सिम्बली होता। क्लियर है इतनी? एक और एग्जाम्पल देखो इसी का, मेटाफर का। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। क्या अर्थ हुआ? लाइफ यानी कि जीवन गुलाब का बिस्तर नहीं है। मतलब क्या हुआ? लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, यानी कि जीवन जो है बहुत आरामदायक वस्तु नहीं है। यहाँ पर तुलना की गई है गुलाब की सेज से। मतलब क्या होता है? फूलों की सेज। और फूलों की सेज से क्या मतलब होता है? यहाँ पर आरामदायक। तो यहाँ पर जो जीवन है वो आरामदायक नहीं है, इसलिए तुलना की गई है। जीवन की तुलना किससे की गई? यहाँ पर बेड ऑफ रोजेस यानी आरामदायक, लग्जरियस से। तो ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर एज लाइक सो यूज कर दिया जाता तो यहाँ पर सिम्बली माना जाता। ये नहीं यूज किया गया, इसलिए ये मेटाफर है। क्लियर है इन दोनों का डिफरेंस? अगर डिफरेंस आप दोनों के बारे में जानना चाह रहे हो तो इसके लिए भी अलग से आप नोट्स लिख सकते हो। इसमें आप हेडिंग डालोगे डिफरेंस बिटवीन सिम्बली एंड मेटाफर, यानी कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो इसके लिए भी पॉइंट्स बने हुए हैं। तो इसके लिए नंबर 1 है कि सिम्बली और मेटाफर में निम्नलिखित क्या डिफरेंस होते हैं। नंबर 1 इसमें, इन सिम्बली देयर इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन between two different objects, while in metaphor there is an implied comparison between them. यानी कि जो सिम्बली है उसमें दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में प्रत्यक्ष तुलना की जाती है, जबकि मेटाफर में दो वस्तुओं में अप्रत्यक्ष तुलना की जाती है। क्लियर है इतनी बात? सेकंड पॉइंट इसका तुलना के लिए क्या रहेगा? इन सिम्बली वर्ड्स लाइक एज, like, so, etc. are used to show comparison, while in metaphor no such words are used. यानी कि सिम्बली में as, like, so वर्ड्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं, लेकिन मेटाफर में ये वर्ड्स यूज नहीं किए जाते हैं। क्लियर है? इनके कुछ आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो। कैसे? जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम यानी कि जीवन क्या है? स्वप्न के समान है। यहाँ पर लाइक शब्द यूज किया गया है, इसलिए ये कौन सी स्पीच होगी? सिम्बली होगी। लाइफ इज अ ड्रीम, इसमें हमने लाइक शब्द नहीं यूज किया है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? जीवन एक स्वप्न है। लेकिन इसमें क्या है? अप्रत्यक्ष तुलना की गई है, यानी कि हम अगर इंटरनल देखते हैं इसको तो हमें लगेगा इसको ऐसे ही बोलना है कि जीवन स्वप्न है, मतलब जीवन स्वप्न के समान है। तो इसमें क्या होगा? मेटाफर होगा। क्लियर है ये बात? ठीक। नेक्स्ट नंबर 3 आता है हमारा पर्सोनिफिकेशन।
पर्सोनिफिकेशन को कहते हैं मानवीकरण। क्या कहते हैं? मानवीकरण। देखिए जैसा कि नाम है मानवीकरण, मानवीकरण का मतलब है कि हम यहाँ पर किसी भी निर्जीव वस्तु को सजीव के रूप में मानते हैं। क्या मानते हैं? निर्जीव वस्तु को सजीव के रूप में मानते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, इसको समझते हैं। बाय दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, क्या है? बाय दिस फिगर ऑफ स्पीच वी गिव इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टू इनएनिमेट थिंग्स। क्या अर्थ हुआ डेफिनेशन का? यानी कि इस अलंकार के द्वारा हम निर्जीव वस्तुओं को बुद्धि तथा व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। कैसे इसको हम डेफिनेशन से समझ सकते हैं? जैसे डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। क्या अर्थ हुआ? डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स, यानी मृत्यु जो है अपने ठंडे हाथ को, यानी कि अपने बर्फीले हाथ को राजाओं के ऊपर भी रखती है। यानी कि मृत्यु राजाओं पर भी अपना बर्फीला हाथ रख देती है। अब यहाँ पर क्या किया गया, कैसे मानवीकरण किया गया है? यहाँ पर डेथ के लिए हिज शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए आप, हिज आइसी हैंड्स, डेथ के लिए क्या गया? हिज शब्द का प्रयोग किया गया है। यह डेथ का व्यक्तित्व यानी कि इसकी पर्सनालिटी को व्यक्त कर रहा है, ठीक। और मृत्यु को ये भी नॉलेज है, ज्ञान है कि वह राजा पर हाथ रख रहा है, इससे उसकी बुद्धि का आभास होता है। तो ये दोनों व्यक्ति जो हैं वो पर्सन के हैं, यानी कि ये दोनों जो गुण हैं वो किसके हैं? किसी भी व्यक्ति विशेष के होते हैं, लेकिन जो डेथ है वो व्यक्ति नहीं है। इसलिए इस लाइन में जो एग्जाम्पल दिया है इसमें क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन का अर्थ क्लियर हो गया होगा। मानवीकरण यानी कि कोई भी ऐसी निर्जीव वस्तु जिसको हम ये माने कि ये बिल्कुल सजीव के रूप में कार्य कर रही है। जैसे एक और एग्जाम्पल इसका चलिए बताते हैं। जैसे ये है लव इज ब्लाइंड, माने प्रेम अंधा है। अब प्रेम तो अंधा नहीं हो सकता क्योंकि व्यक्ति थोड़ा ही है, लेकिन फिर भी हमने क्या माना है? यहाँ पर तुलना की है, एक तरीके से पर्सोनिफिकेशन किया है। यहाँ पर लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा है, क्योंकि अंधा व्यक्ति होता है और प्रेम क्या है? एक भावना है। तो इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। मे भी क्लियर हो रहा होगा ये सभी आपको। 4th नंबर पर है आपका एपोस्ट्रोफी। देखिए एपोस्ट्रोफी जैसा कि नाम है इसका, एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है संबोधन। कौन सा अलंकार होता है ये? संबोधन अलंकार। अब इसकी संबोधन यानी कि एपोस्ट्रोफी की जो डेफिनेशन होती है क्या रहती है उसको समझ लीजिए आप। एन एपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। अब इसको कैसे क्लियर करोगे? समझ लीजिए इसको। एपोस्ट्रोफी यानी कि संबोधन। अलंकार में किस किस के बारे में बात किया जाता है? मृत, डेड, अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट, अथवा मानवीय गुण वाली वस्तु एवं विचार के प्रति सीधा सीधा संबोधन किया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। मिल्टन, साइन ऑफ एक्सक्लेम लगा हुआ है। Thou shouldest be living at this hour, यानी मिल्टन तू अभी इसी पल जीवित हो उठेगा। ऐसा जो कहा था वो वर्ड्सवर्थ ने कहा था अपनी पोइम में, जो इन्होंने अपनी पोइम 1802 में लिखी हुई थी। सोनेट थी, लंदन में लिखी थी और मिल्टन को उन्होंने उस पोइम में संबोधित किया था जैसे कि वह बिल्कुल जीवित है और उसी के नजदीक उपस्थित है, जबकि वास्तव में मिल्टन जो था वो 1674 में ही मर चुके थे। इसलिए यह क्या है? एपोस्ट्रोफी का एग्जाम्पल है। क्लियर है? ऐसा होता है कि उसको जो व्यक्ति यहाँ पर नहीं है, प्रेजेंट हमारे सामने नहीं है, लेकिन हम उसको इस तरीके से पेश करें कि वो हमारे सामने ही उपस्थित है और उसको हम संबोधन करें, यानी कि उसको हम एड्रेस करें किसी चीज को, तो वो किसका एग्जाम्पल माना जाएगा? एपोस्ट्रोफी का एग्जाम्पल माना जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम देते हैं आपको। ओ वर्ल्ड, साइन ऑफ एक्सक्लेम, ओ लाइफ,
साइन ऑफ एक्सक्लेम, और टाइम, साइन ऑफ एक्सक्लेम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम। ये लाइनें जो थी वो किसने बोली थी आपको मालूम है? ये लाइनें जो हैं वो पीबी शैली की हैं। पीबी शैली की जो पोइम है 12th क्लास में और लेमेंट उसमें दी हुई है, और आप सभी ने पढ़ी भी होगी कि ये संसार, ये जीवन, ये समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, जहाँ की मैं अंतिम पड़ाव पर मैं खड़ा हुआ हूँ। यानी कि जो पोइट था वहाँ पर बहुत दुखी था, तो उसमें क्या है, वो अपने संसार को, अपने जीवन को, अपने समय को संबोधन कर रहा है जो कि बीत चुका है। तो इसलिए इसमें क्या है, एपोस्ट्रॉफी है। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है, देखिए 2 एग्जाम्पल आपके सामने दिए अभी हमने, और इसमें एक चीज विशेष रहती है, पहचान भी समझ सकते हो इसको, कि इसमें एपोस्ट्रॉफी है, कॉमास है, ऐसे इंडिकेट इसमें दिए होते हैं, उससे पता चल जाता है कि ये एपोस्ट्रॉफी है। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है विरोधाभास। देखिए विरोधाभास का मतलब क्या होता है, 2 विरोधी बातों का वर्णन करना। तो इसमें ऑक्सीमोरन में क्या डेफिनेशन है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच 2 contradictory qualities are predicted at once of the same thing। क्या अर्थ हुआ इसका? ऑक्सीमोरन अलंकार में एक ही चीज के 2 विरोधी गुणों का वर्णन किया जाता है, कि 2 contradictory qualities यानी कि 2 विरोधी गुण। जैसे एग्जाम्पल से समझ सकते हो, and having nothing he hath all। and having nothing वह कुछ नहीं रखता है, he hath all वह सब कुछ रखता है। देखिए ये लाइन भी आपकी जानी पहचानी है। ये लाइन आपकी इंटर क्लास की ही पोइम है, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, जिसमें पोइट वॉटन जो थे उन्होंने बताया है कि एक जो हैप्पी मैन होता है, प्रसन्न व्यक्ति होता है, वह इन 2 विरोधी गुणों को रख सकता है। उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी उसके पास सब कुछ है। उसमें एक्सप्लेन किया गया है, कुछ नहीं है और सब कुछ है, सब कुछ के लिए उसके पास जैसे सेटिस्फैक्शन है, हैप्पी लाइफ है, इस तरीके की बातों को बताया गया है। तो इस तरीके से ऑक्सीमोरन क्लियर हो गया होगा कि इसमें 2 विरोधी बातों का वर्णन किया गया है। चलिए फिर भी एक एग्जाम्पल और बताते हैं आपको। इट इज एन ओपन सीक्रेट। क्या है? इट इज एन ओपन सीक्रेट। अब इसमें देखिए ओपन और सीक्रेट 2 बातें बताई गई हैं। तो ओपन माने क्या होता है, खुला हुआ। सीक्रेट मीन्स क्या होता है, रहस्यमय, यानी कि खुला हुआ भी है बात और रहस्यमय भी है बात। 2 आपस में विरोधी हो गए, अपोजिट वर्ड्स हो गए दोनों आपस में, इसलिए इसमें क्या है, ऑक्सीमोरन है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट चलते हैं नंबर 6 पर, हाइपरबोल। हाइपरबोल मतलब होता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होते हैं? देखिए किसी भी बात को बहुत बढ़ाकर कहना या घटाकर कहना। सबसे पहले इसको हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। By this figure of speech, things are represented as greater or less, better or worse than they really are। क्या बताया गया कि इस फिगर्स ऑफ स्पीच में जो वस्तुएं होती हैं उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे कि एज ग्रेटर और लेस, कि वह बहुत बड़ी हैं अथवा बहुत छोटी हैं, बेटर और वर्स या तो बहुत अच्छी हैं या बहुत खराब हैं, देन दे रियली आर वास्तविकता से, यानी कि जो उसकी वास्तविक कंडीशन है उन कंडीशन से या तो बहुत अच्छी या बहुत खराब है, ऐसा इसमें बताया जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है 10,000 saw I at a glance, यानी कि 10,000 saw I at a glance। तो इसमें क्या मतलब है कि 10,000 को मैंने एक ही निगाह में देखा। तो ये कहाँ की लाइन है, कैसी लाइन है, इसको भी बता दें आपको। ये जो लाइन है वर्ड्सवर्थ ने अपनी एक पोइम थी उनकी डैफोडिल्स की लाइन है, उसमें इन्होंने हाइपरबोल का प्रयोग
किया गया है। और इसमें पोइट ने बताया है इसमें कि उसने एक नज़र में 10,000 डैफोडिल्स के फ्लावर्स को देखा। फूल का नाम है, जबकि एक नज़र में इससे काफ़ी कम फूल ही दिखाई देंगे, यानी हम एक नज़र में 10,000 फूल नहीं देख सकते। तो आप भी जानते हो हमारे सामने बहुत सारी संख्या खड़ी हो और हम कहें कि हमने एक ही नज़र में 10,000 लोगों को देखा, तो ये बात गलत होगी। हम भीड़ को देख सकते हैं लेकिन 10,000 लोगों पर हमने कहा नहीं टिका सकते, इसलिए ये बहुत अधिक बड़ा कर बात को बोला गया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, देखिए, द वेव्स रोल्ड माउंटेन हाई, यानी कि लहरें इतनी ऊंची उठी पर्वतों के बराबर, यानी कि पर्वतों की ऊंचाई के बराबर जो लहरें थी वो उठी। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, जो लहरें उठती हैं वो समुद्र में उठती हैं, लेकिन माउंटेन की ऊंचाई तक उठ जाएंगी ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? हाइपरबोल, हाइपरबोल का मतलब क्या होता है? किसी भी बात को बहुत अधिक घटाकर या बहुत अधिक बढ़ाकर कहा जाए तो हाइपरबोल कहलाता है। नंबर 7 है आपका ओनोमोटोफोइया। देखिए, ओनोमोटोफोइया का मतलब होता है ध्वनि सूचक। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहती है? जैसे कि नाम ही बता रहा है आपका ध्वनि। तो डेफिनेशन में, बाय दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड ऑफ द वर्ड्स is made to suggest or echo the sense, यानी कि इस अलंकार द्वारा शब्दों की ध्वनि अथवा प्रतिध्वनि यानी कि गूंज उत्पन्न करके अर्थ का आभास कराया जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं पहले। एंड ब्यूटी born of murmuring sound shall pass into her face। मरमरिंग साउंड, देखिए यहाँ पर साउंड के बारे में बताया गया है, इसलिए यहाँ पर ओनोमोटोफोइया है। अब ये लाइनें कहाँ, कैसे, किसने कही थी ये भी समझ लीजिए। ये जो लाइनें थी, एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मरमरिंग साउंड, ये जो वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है एजुकेशन ऑफ नेचर, तो उसमें इन लाइनों को बताया गया था। उसमें नदी नालों में कलरव करते हुए जो पानी की ध्वनि है उसके बारे में बताया गया है, इसलिए इस लाइन में क्या है? ओनोमोटोफोइया है। तो इसमें कोई भी चीज आ सकती है, जैसे पक्षियों की चहचहाट आ जाएगी, नदी नालों और समुद्र की गूंज आ सकती है, बंदूकों और तोपों की गड़गड़ाहट आ सकती है, तलवारों की झंझन या खनखन की ध्वनि का भी प्रयोग इसमें किया जा सकता है। तो कोई भी आवाज किसी भी प्रकार की आए तो वो ओनोमोटोफोइया कहलाएगी। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए। आई हर्ड द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैक। क्लियर है यहाँ पर? आई हर्ड द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैक। तो इस तरीके से ये आपके 7 टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच हुए। और इनमें कुछ देखिए ध्वनि जो होती हैं ओनोमोटोफोइया की, वो किन किन की ध्वनि क्या क्या नाम की होती हैं ये जरूर पता होना चाहिए। जैसे कौन जानवर है उसकी ध्वनि क्या होती है, जैसे जो पक्षी हैं वो चैटर करते हैं, मक्खी हैं, बीज हैं वो हमिंग करती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। डॉग है बार्क करता है, भौंकता है ना। तो आस है वो ब्रे करता है। तो इस तरीके की स्पैरो है वो चिरप करती है, टाइगर है रोर करता है, गूज है वो कैकल करता है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जानवर किस साउंड में बोलता है। तो इस साउंड की आपको जो इमेज है वो आपको हम लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से लेकर अपनी नोटबुक पर सॉल्व कर लेना। क्लियर है? ठीक है, आज के लिए इतना ही। और अगली वीडियो जो आपकी नेक्स्ट टाइम मिलेगी आपको, वो आपको इसकी एक्सरसाइज के लिए मिलेगी। उसमें आप फिगर्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन आप वीडियो देखकर लर्न कर लीजिए और एग्जाम्पल्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे कि आप तुरंत उस सेंटेंस को पहचान पाएं कि इसमें कौन सी स्पीच दी हुई है। तो तब तक के लिए आप वेट करिए। और अगर नए बच्चे जुड़े हुए हैं कोई और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल
ऑन कर लें, जिससे कि उनके पास समय समय पर नोटिफिकेशन पहुँचे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय।